Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of political science और आज हम political science के public administration के एक बहुत important thinker पीटर ड्रूकर के बारे में जानेंगे. Okay, so start करते हैं आज के lecture को. Okay. So Peter Drucker is considered as the father of modern management of his seminal contribution in modern management theory and practice. सो पीटर ड्रुक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर है. तो मॉडर्न मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसके पिता कहलाते हैं पीटर ड्रुकर को, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को प्रैक्टिस रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं. Okay, so Peter Drucker was a management guru, consultant, professor, economist, writer, and social ecologist. Through his writing, over 7 decades, explain how humans are organized across business, government, and non-profit sectors of society. So Peter Drucker सिर्फ एक पॉलिटिकल थिंकर नहीं है, वो एक मैनेजमेंट गुरु कहलाता है. कैसे मैनेजमेंट को मेंटेन करे इस बारे में उनका बहुत सारा थ्योरी है. वो एक कंसल्टेंट प्रोफेसर है, वो एक इकोनॉमिक्स्ट है, वो एक राइटर है, वो एक सोशल इकोलॉजिस्ट है जो सामाजिक विषय में सामाजिक वास्तुतंत्र को कैसे मेंटेन करें उस विषय में उनका बहुत सारा राइटिंग्स है. वो दिखाते हैं कि ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक बिजनेस में, गवर्नमेंट में, नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स में, सोसाइटी के ह्यूमन का क्या रोल है, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में उनका बहुत ज्यादा राइटिंग्स है. ओके, so Peter Drucker created foundations of modern management and is considered as one of the greatest management thinkers of the last century. So Peter Drucker ने मॉडर्न जो मैनेजमेंट थ्योरी है उनके लिए एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, और वो एक ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट थिंकर है लास्ट सेंचुरी के. ओके, सो ये बहुत बड़े थिंकर है जो मॉडर्न मैनेजमेंट को लेकर बहुत उत्साही है एंड बहुत अपडेटेड है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उनका बुक्स देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर 7 बुक्स के बारे में मैंने बताया है. फर्स्ट बुक है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑपरेशन जो 1946 में पब्लिश्ड हुई है. उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो 1954 में पब्लिश्ड हुई है. नेक्स्ट है द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जो 1966 में पब्लिश्ड हुई है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस जो 1974 में पब्लिश्ड हुई है. उसके बाद है द डिसिप्लिन ऑफ इनोवेशन 1985 में पब्लिश्ड हुई है. उसके बाद है द मैनेजिंग ऑफ द फ्यूचर 1992 में हुआ है पब्लिश्ड. और लास्ट है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी जो 1999 में पब्लिश्ड हुआ है. सो ये सारे बुक्स है जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. सो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, और इसका जो ईयर्स आपको याद रखना होगा. बुक का नाम भी आ सकता है कि किसने ये बुक लिखा है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. So Peter Drucker takes his idea of management has the following points which are given below in detail. So Peter Drucker का जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो कुछ स्टेप्स में डिटेल में बताया गया है, कुछ स्टेप्स में. सो ये क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. सो पीटर ड्रूकर का जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो सिंप्लीफाई किया गया है. ओके, सो पीटर ड्रूकर का जो थ्योरी है मैनेजमेंट को लेकर वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड हो वो मैनेजमेंट और सिंप्लीफाई हो. ओके, unlike the traditional command and control model of organization, he prescribes decentralization एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ हायरार्कीज फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो सोचता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड में जो सेंट्रलाइजेशन मॉडल फॉलो की जाती थी ब्यूरोक्रेसी में, जो सेंट्रल ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, जो हेड होगा वही कंट्रोल करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने इसको रिप्लेस करके डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप बाय स्टेप पावर को देने की जो प्रोसेस है, पावर को जो सेपरेशन ऑफ पावर के जो कॉन्सेप्ट है उसे उन्होंने फॉलो किया है. और वो चाहते हैं तो कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिंप्लीफाई हो, वो कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनकर ना रह जाए कि लोगों को समझ ही ना आए. सो इसके लिए उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग. ओके, सो इट इज द वन ऑफ द ओपिनियन दैट अ कॉर्पोरेशन कैन बी मेड प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बाय शेयरिंग एक्स्ट्रा फ्लैट थ्रू आउटसोर्सिंग ऑफ सम ऑफ हिज टास्क्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा काम होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं. सो इन सारे काम को एक ही ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली कंप्लीटली
कर नहीं सकते। सो इसके लिए उस कॉरपोरेशन को क्या करना होगा, उसका जो एक्स्ट्रा वर्क है उसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भेजना होगा और थोड़ा उनका जो काम है आउटसोर्स करना होगा, बाहर के लोगों को द्वारा करवाना होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है the concept of knowledge work. Okay, so Drucker had envisioned a huge metamorphosis in the workforce and introduced the concept of knowledge worker as early as in 1959 in a book titled Landmarks of Tomorrow and anticipated recent knowledge economy. उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, ये जो नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज वर्कर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने 1959 में, जो उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक है लैंडमार्क्स ऑफ टुमारो, यहाँ पर बताया गया। उन्होंने क्या कहा, जो वर्कर्स है वो कोई बुद्धू नहीं है, वो नॉलेजेबल है और वर्कर को नॉलेज होना आवश्यक है। मतलब मैनेजर्स ही सारे डिसीजंस लेंगे ये ठीक नहीं है, वर्कर के पास भी नॉलेज है, वो उनके नॉलेज को इम्प्लाई करेंगे और अप्लाई करके वो अपना प्रॉब्लम जो है वर्कफोर्स का उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Next, respect for workers. Unlike traditional notion of management, Drucker is favor of empowering workers. He believed that workers should not be treated as liabilities, rather they should be treated as human capital. जो workers है उनको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो वर्कर्स है वो सिर्फ काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, उनको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको ये बिलीव करवाना चाहिए कि उनके पास भी पावर है, वो भी एलिजिबल है, वो भी शिक्षित है, उनको एक कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाए। उनको भी ट्रीट, वो सिर्फ एक वर्कर है, एक काम करते हैं नहीं, ऐसा नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनको एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लीडर्स नॉट मैनेजर्स। Drucker what want his managers to be leaders with the mission to augment productivity by encouraging workers rather than more professional who dictate them. So वो चाहते हैं कि कोई लीडर आए जो उन्हें लीड करे, कैसे वर्कफोर्स को कंट्रोल किया जाए। मैनेजर की तरह ये नहीं कि आप ये काम करो वो काम करो, कोई नहीं करना चाहते। सो लीडर्स नॉट मैनेजर्स, वो मैनेजर नहीं चाहते हैं कि जो मैनेज करे और लोगों के ऊपर छड़ी घुमाए, ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक लीडर जिनको देखकर वर्कर्स जो हैं वो इंस्पायर हो, जिनको देखकर वो सब कुछ काम सीखे, जो उनको इंस्पायर करे काम करने में, उनको एम्पावर करे, उनको एनकरेज करे वर्कर्स को कि आप कर सकते हैं। सो वो एक वर्किंग प्रोफेशनल्स क्रिएट करना चाहते हैं, वर्किंग अच्छा रिलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं वर्कर्स के बीच और मैनेजर्स के बीच, मतलब लीडर्स के साथ जो वर्कर्स हैं उनका एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं planned abandonment. Okay, Drucker has shown that both the government and the business have uncanny knack to cleaning yesterday's success, which in long run had endangered a culture of self-competency and status quo among the managers. To get rid of such situation, Drucker has described the idea of planned abandonment to those success stories. So planned को abandon मतलब जो हम खुद करते हैं ना कि प्लान कर लिया उसके हिसाब से हम काम करेंगे, वो प्लान नहीं करना चाहते। मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशंस वाला एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, उसको सैंक्शन करेंगे उसके बाद काम, ये नहीं चाहते हैं। मतलब एक इनफॉर्मल वे में काम करना चाहते हैं। सो ड्रूकर ने दिखाया जो गवर्नमेंट है और बिजनेस है उनको जो यस्टरडे का सक्सेस है, जो लेंदी प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वो क्या चाहते हैं, एक अच्छा सेल्फ कॉम्पिटेंसी वाला कल्चर बनाना, एक स्थितावस्था मेंटेन करना मैनेजर्स में। सच सिचुएशन, जो सिचुएशन अराइजेस होती है प्रॉब्लम्स, उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो प्लान को अबंडन करना चाहते हैं, उस सक्सेस स्टोरीज को लाना चाहते हैं कि देखो ये ऐसे सक्सेस हुआ है तो हम ऐसे काम करेंगे तो हम सक्सेस पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द नीड फॉर कम्युनिटी। Drucker had also underscored the importance of community of the success of corporation. So वो community build करना चाहते हैं, कोई individually कोई काम कोई solve नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, community build करना चाहते हैं। So वो चाहते हैं एक community build हो, जिस community के through वो success कर सकते हैं उनके corporation, उनकी company को। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं।
Okay, so management by objective is also called management by results. So management by objective किसका concept है? पीटर ड्रुकर का. उसको हम कहते हैं management by results. Okay, MBR is a theory of management developed by Peter Drucker in his book Practice of Management. So कौन से book में उन्होंने ये concept दिया था? Practice of Management में. Okay, so ये summary में क्या है? MBO जो management by objectives का क्या है? ये क्या system है? So in summary, MBO is a management system. ये एक management system है in which the manager and employees work together to develop areas of responsibility for employees. ये एक management system है जहाँ पर managers जो है और employees जो है वो एक साथ काम करते हैं, एक develop करना चाहते हैं, एक areas of responsibility वो employees के साथ जो managers है उनके दोनों में एक अच्छा मेल बंधन, एक अच्छा रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं. Okay, it is a control system in which jointly developed business objectives are made to align with company goals. Managers and employees develop plans for achieving these objectives. ये कंट्रोल सिस्टम है जो जॉइंटली डेवलप करता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और जो कंपनी है दोनों एक साथ मिलकर. यहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज वो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स है उनका जो प्लान है उसे अचीव करने की, उसके जो गोल है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. ओके, so MBO was developed upon the belief that employees perform better when they are understand what is expected of them. जब जो employees है वो तब अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि आप जब बता देते हैं employee को आपको ये काम करना है, आपको आपसे हम ये रिजल्ट मांगते हैं, आपको जब बता देंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे. ओके, it allow the employee to associate their individual efforts to the objective of the organization. So ये allow करते हैं employees को कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे सॉल्व करने की. सो इट अलाउज द एम्प्लॉय टू एसोसिएट द इंडिविजुअल एफर्ट्स. ये अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज को, सो टू एसोसिएट देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स, उनका जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे सॉल्व करने को. Okay, further allowing employees to have a say in the self-setting goal setting process. So जो employees है वो goal setting process में भी participate करते हैं कि कंपनी का क्या गोल होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, इस विषय में भी वो बात करते हैं. वो प्लानिंग फंक्शन को लेकर काम करते हैं, इनकरेज पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं, डेडिकेशन ली काम करते हैं, वो लॉयल होते हैं कंपनी की तरफ से. एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उनकी तरफ काम करते हैं, उनकी तरफ मेल बंधन होकर वो कोशिश करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी का गोल पूरा हो. ओके, सो ड्रूकर डिफाइन नॉलेज वर्कर. नॉलेज वर्कर उनके हिसाब से कौन है? ओके, एज हाई लेवल वर्कर्स हु अप्लाई थियोरिटिकल एनालिटिकल नॉलेज. जो वर्कर्स थियोरिटिकल और एनालिटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उनका फिनेंशियल फोरकास्टिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशनल मेट्रिक्स ट्रैकिंग वो काम करते हैं, एनालाइज करते हैं फिनेंशियल डाटा को, क्रिएट फिनेंशियल मॉडल्स, फॉर्मल सेटिंग में वो अपना जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते हैं. मतलब जो कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं, कंपनी का हित के लिए जो प्रॉफिटेबल काम करते हैं, वो डेवलप प्रोडक्ट सर्विस को लेकर काम करते हैं, उसे कहते हैं हम नॉलेज वर्कर्स. सो ये था मेरा टोटल लेक्चर पीटर ड्रुकर के ऊपर. सो थैंक यू फॉर यू कीप एंड वॉच एंड कीप ऑन लर्निंग.